ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. सियासी जंग में पीएम का अपमान. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. अपना अपना दाव, चुनावी घमासान. चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया. लड़ाई है सत्ता की, सियासी है खींचतान. कांग्रेस घटती में भी आ गई. कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए. नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमने आज अपने शो का नाम दिया है चुनाव आया जहर लाया. दरअसल कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. उन्हें जहरीला सांप बताया. बीजेपी ने आपत्ति जताई तो खड़गे ने सफाई दी. कहा कि उन्होंने निजी टिप्पणी नहीं की बल्कि बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े किए. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य दंगाग्रस्त हो जाएगा. कर्नाटक में आरक्षण को लेकर भी सियासी तुष्टीकरण का आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं. मुंबई सरकार ने ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को हटा दिया. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है. आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कर्नाटक में आरक्षण का पूरा हिसाब किताब आखिर है क्या, और हम आपको दिखा रहे हैं कि समुदाय के लिए पहले कितना आरक्षण था. इसमें मुसलमानों के लिए भी 4% आरक्षण था. लेकिन 30 मार्च को यानी चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुंबई सरकार ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटा दिया और उसे वोकलिगा और लिंगायत में, जो कि वहां पर 2 मुख्य जातियां बताई जाती हैं, उनमें बांट दिया. आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि राज्य में कितने फीसदी मुसलमान हैं. पिछले चुनाव में मुसलमानों ने किस पार्टी का साथ दिया. आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे. तुष्टीकरण के आरोपों में कितना दम है. ये गृह मंत्री अमित शाह ने इसी कर्नाटक में कहा था कि तुष्टीकरण की वजह से 4% आरक्षण दिया गया था मुसलमानों को. हमने ये विशेष कृपा समाप्त कर दिया है. चर्चा के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होंगे आमने सामने. लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट. कांग्रेस घटती में भी आ गई. कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा. मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? अमित शाह के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस राज में दंगे वाले आरोप पर कांग्रेस के नेता आज पहुंच गए थाने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज करा दिया है उकसाने के आरोप में FIR. गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कर्नाटक में कहा था, जनता को धिराया था कि कांग्रेस गलती से भी आ गई तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ऑल टाइम हाई परिवारवाद और कर्नाटक पूरा दंगाग्रस्त हो जाएगा. अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की रैली के आयोजकों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153, 153A, 171G, 505(2), 120B और 123 के तहत मामला दर्ज किया और चुनाव आयोग से भी निवेदन किया है कि अमित शाह के बयान पर कार्रवाई करे. पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहां से बाहर किया जाए. चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया है. They try to create such mischiefs and that is to basically for the I think for the appeasement politics only they are trying to file complaint against Shri Amit Shah. 70 साल हम हुकूमत किए, कोई दंगा नहीं हुआ. आप ये बात कह के लोगों को प्रचोदित कर रहे हैं. लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो वो आएगा, फिर बाद में आप ही करवाएंगे. किसको मालूम. These are all political gimmick Congress does. They do all kind of violations. There is nothing in that complaint. आज दरअसल प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जबरदस्त हमला किया था जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.
हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे। इधर गृह मंत्री के बयान पर जंग चरम पर ही थी कि कर्नाटक के रोन में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शब्दों की जंग में सारी मर्यादा तोड़ते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। जवाब बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने दिया। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। सीमा के अंदर मर्यादा के अंदर रखें, ये सभी से अपेक्षा रखते हैं। खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, उन्होंने जो आज शब्द कहा और वो जो पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री कभी प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहते थे। एक जंग और छिड़ी है कर्नाटक के वोट बटोरो कैंपेन में और वो है आरक्षण की। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस ने गैर संवैधानिक तरीके से राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, हमने विशेष कृपा समाप्त कर दिया। पीएफआई को भी कांग्रेस ने संभाल के रखा था, हमने ही बैन किया। कांग्रेस ने अब तक इस राज्य के अंदर पीएफआई को संभाल कर रखा, बचा कर रखा, समर्थन कर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से प्रसरते हुए ये अलगाववादी संगठन को रोकने का, नकेल कसने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोई एक राज्य को होने जा रहा है तो कर्नाटक को। इधर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी सभी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% करेगी। यानी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी जाति कार्ड के भरोसे है। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। इस पर सुनिए बीजेपी का जवाब। The Congress has reached a state in Karnataka where they can promise you the moon, Mars, Venus, Jupiter, everything. That's the level of frustration that the Congress party has reached today. योगी ने भी इससे पहले कर्नाटक में यूपी की कानून व्यवस्था याद दिलाई थी। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। बीजेपी अब दंगा मुक्त शासन का दम भरती है और कांग्रेस कह रही है कि जनता को भड़का रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वोटिंग में महज 12 दिन बचे हैं। 10 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं चुनावी तापमान कर्नाटक का क्या हो चुका है। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह हमला सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। ठीक जैसे उन्होंने गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे के ही रावण वाले बयान को बताया था और इससे बीजेपी कहीं ना कहीं ये मानती है कि उनको फायदा ही होता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सैयद असलम साहब प्रवक्ता जेडीएस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ सीधा कर्नाटक से ही जुड़ रहे हैं। खड़गे साहब के जो बयान पर पहली प्रतिक्रिया
पहले तो धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका आज तक पर। पहली प्रतिक्रिया आपका मैं जानना चाह रही हूं, क्योंकि आप सारे के सारे केंद्रीय मंत्री अब उन पर हमलावर हैं, लेकिन जो अब बाद में वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने जो भावना बीजेपी की रहती है नफरत फैलाने की, हमने उस पर कटाक्ष किया है। पीएम को जब वो जहरीली सांप कहते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है धर्मेंद्र जी? मैं इसको अत्यंत दुर्भाग्यजनक और बहुत प्रजातंत्र के लिए चिंताजनक मानता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी देश के प्रमुख विरोधी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं जितना जानता हूं और जितना देखता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव खड़गे जी को आदर करते हैं, सार्वजनिक जीवन में आदर करते हैं, व्यक्तिगत भी जब मिलते हैं आदर करते हैं। न केवल खड़गे जी के लिए, समूचा विपक्ष को अपने राजनीतिक मर्यादा देनी चाहिए, हमारी मान्यता है। उसमें कांग्रेस पार्टी की एक वीकनेस बन चुकी है प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप में अनब सनब भाषा में गाली गुलस करना। मौत की सौदागर कौन कहा था? चाय बेचना हो तो हमारी एआईसीसी कॉन्फ्रेंस में आके चाय बेचो, हम स्थान दे देंगे, ये कौन कहा था? दुर्योधन कौन कहा था? और आज जहरीला सांप। दो विषय पे मेरे को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने मन से ये बात नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर एक बोझ है, जिन्होंने उनको, जिनकी जो राजनीतिक अक्का है उनको सेटिस्फाई करने के लिए सर उन लोगों ने खड़गे साहब के कंधे पे बंदूक चलाई है। धर्मेंद्र जी, कौन? देश की प्रजा, जो इशारा आप कर रहे हैं, आका कौन है उनका आका? गांधी परिवार। उनको बड़ा अच्छा लगता है मोदी जी को कोई तिरस्कार करे, मोदी जी को कोई नीचा दिखाए। ये हम ना भूलें, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, ये उनके ऊपर तो एक सीरियल बन सकता है, सीरीज बन सकता है। किन लोगों ने कैसे कैसे किस प्रकार की भाषा अपने प्रतिद्वंदियों को कहा है, विशेष करके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा है। खड़गे साहब को मैं जितना जानता हूं, वो उनकी मन की बात नहीं हो सकती है। उनको मजबूरन उनकी अक्काओं को सेटिस्फाई करने के लिए कहना पड़ा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी भी गिनाती है आपके नेताओं की, पीएम की भी, और कहती है कि आपने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ। उनका यह आरोप है कि आप लोग कर्नाटक के चुनाव में तुष्टीकरण का आरोप लगाकर आप लोग किसी न किसी तरीके से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, और इसी जहर घोलने के उद्देश्य से उन्होंने ये जो आरोप लगाया है वो कहा है। और वो तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तो आज रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार थाने गए हैं, उन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है, उकसाया है जनता को, 120B तक शामिल कराया है एफआईआर में। धर्मेंद्र जी, शिव कुमार जी ये बताएं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जो आने वाला नहीं है, सत्ता में आएगी, तो उन्होंने दोबारा जो असंवैधानिक माइनॉरिटी की रिजर्वेशन धर्म के आधार पे कर्नाटक में लागू था, उसको पुनः लागू करेंगे? क्या वो लिंगायत समाज में तनाव नहीं पैदा करा रहे हैं? क्या भोकाली के समाज में तनाव पैदा नहीं करा रहे हैं? क्या वो कुरुबा समाज में तनाव पैदा नहीं करवा रहे हैं? क्या वो पिछड़ों के अंदर तनाव पैदा नहीं करा रहे हैं? तनाव तो वो खुद पैदा करवा रहे हैं। गृह मंत्री जी ने उसकी जवाब दिया कि ये लोग आएंगे तो ये कह रहे हैं, ये तो शिव कुमार जी का ऐलानिया बयान है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू करेंगे। धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ये संविधान सभा ने चर्चा करके निर्णय किया है। इन्होंने असंवैधानिक कामों को पैरवी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ठीक किया। तो धर्मेंद्र जी, क्या मामला पूरा धर्म के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है? सिद्धारमैया साहब ने तो ये भी कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा लिखा कि 50% से हम 75% कर देंगे आरक्षण के लिमिट को। देखिए, 75 सालों में उन्होंने एक राज्य बताया जहां उन्होंने SC ST की रिजर्वेशन की नंबर बढ़ाए हैं। मेरे जितना याद है, 1% की रिजर्वेशन SCs की आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय NT रामाराव जी ने बढ़ाया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार ने 2% अभी बढ़ाया है, पूरा प्रोसेस को पूरा करते हुए, जो आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए। ST की रिजर्वेशन 3 से
4% और जोड़ के 7% किया। ये यहाँ का आबादी है जो सदियों से यहाँ की लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा किया। सिद्धरामैया साहब तो 5 साल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने SC ST OBC समाज में नया जातियां जोड़ा, संख्या तो नहीं बढ़ाया ना, परसेंटेज तो नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी परसेंटेज बढ़ाया, 6% बढ़ाया, प्रक्रिया को पूरा करके बढ़ाया। इसलिए ये लोग समाज में झूठ बोलने का आदी लोग हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, वो घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता, समावेशी, सबके साथ सबकी विकास, ये राजनीति में वो घबराए हुए हैं। लेकिन ये अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे धर्मेंद्र जी, वो तो सीधा ललकार है, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना में क्या हुआ है आप सामने लाइए, वो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसको आरक्षण मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। वो तो राहुल जी ललकार रहे हैं कि आप बताइए कि क्या है सेंसस का नतीजा। अंजना जी, मैं तो वही कह रहा हूं कि उन्होंने किया क्या है। OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता उनको भी मौका था देने के लिए, उन्होंने दिया क्या? मेडिकल कॉलेज में OBC बच्चों को आरक्षण की संवैधानिक अधिकार है, उनकी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2004 से 14 की शासन के समय में उन्होंने दिया क्या? नहीं दिया है। OBC समाज की अधिकार उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में काट दिया। ये सब OBC के प्रति घड़ियाली आंसू बहाते हैं। SC ST के बारे में उन्होंने एक राज्य बताए, राहुल गांधी जी की खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी देश की शासन की दायित्व में देश और सर्वभारतीय स्तर पे राज्यों में रहा है। एक राज्य बताए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी अगले बार जब आएंगे कर्नाटक में, वो सार्वजनिक रूप में बताए हमने उस राज्य में ये बढ़ाया, यहां भी हम बढ़ाएंगे। इसलिए ये केवल बयानबाजी करते हैं, थूकना और भाग जाना ये उनकी राजनीति है, ये कोई जिम्मेवार लोग नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद आपका। खबर ये आ रही है कि स्मृति ईरानी ने भी अब वार किया है। स्मृति ईरानी भी कह रही है कि गांधी परिवार के इशारे पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा करें। कुछ ही देर में जैसे ही उनकी बातचीत आती है हम आपको सुनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब स्मृति ईरानी ने भी हमला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और अब स्मृति ईरानी, शब्द भले ही खड़गे के ये विश्व गांधी खानदान का है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। कुछ ही देर में हम आपको सुनाएंगे स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपके पास मैं रोहन गुप्ता जी आना चाहती हूं। फंस गए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहकर? सर ऐसे ही रावण गुजरात में भी उन्होंने कह दिया था, क्यों इस तरह की भाषा बोलनी है जिस पर बाद में सफाई देना होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मोदी जी की तुलना उन्होंने की जहरीले सांप से। आपको नहीं लगता है कि आप ही के नेता नुकसान पहुंचा देते हैं, सेल्फ गोल कर देते हैं? अन्ना जी, मेरा मानना है कि भाजपा कर्नाटक में फंस चुकी है। जिस प्रकार से गृह मंत्री की मजबूरी हो गई, जो दंगे वाला बयान उन्होंने दिया, वो देश के गृह मंत्री है, उनको मालूम है पुंछ में आज 20 तारीख को 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पूरे देश में नफरत फैल रही है, उसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तब दिल्ली में हमारी बहनें वहां पे हड़ताल पे बैठी है, वहां उसके लिए स्मृति जी के बोलने के लिए कुछ नहीं। देखिए, जो इतने इनके बेरोजगार मंत्री हैं सारे, वो समझ चुके हैं कि कर्नाटका में भाजपा बुरी तरह हार रही है। जो 40% कमीशन का जो टैग है वो जनता के दिल में छप चुका है। अब इनकी मजबूरी है कि नफरत फैलाएंगे, जहर फैलाएंगे और कर्नाटका में लास्ट 10 दिन में जो फायदा इस जहर से हो उसका प्रयास करेंगे। नया क्या है? भाजपा हर स्टेट में जहां पे जाती है आखिरी 10 दिनों में उनका एक ही एजेंडा होता है कि कैसे भी जहर फैलाओ, कैसे भी रिएक्शन लो और उस रिएक्शन पे अपने कमल को कीचड़ में फूलो फैलाओ। पर ये नहीं होगा। कर्नाटक अपना मन बना चुका है। मैं कई दिनों से यहाँ पे हूं। जो हमारी 4 गारंटी है अंजना जी, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, जो जनता की आवाज है, जनता ये चाहती है कि जनता को, कर्नाटक की जनता को क्या मिलेगा। आप जो बड़े बड़े वादे कीजिए, बातें कीजिए, 5 साल से आप सरकार में थे, आपके पास कोई भी एक मुद्दा नहीं है कि अपनी बात को रखने के लिए जनता के सामने आप अपनी उपलब्धियां लेके जाइए। मैं चैलेंज के साथ नेशनल टीवी में कहना चाहूंगा कि 90% वादे। एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड, आप ही से सवाल है, आप अपना पूरा करिए, इसके बाद फौरन आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। ये योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कह रहे हैं, नो कर्फ्यू नो दंगा, सब रहेगा चंगा, डबल इंजन लाइए। वो दंगा मुक्त शासन को अपना एक एजेंडा बना रहे हैं हर राज्य में। इसमें वो भड़का कैसे रहे हैं? आपको मैंने रिपोर्ट में दिखाया था, कम से कम 5 इंडियन पीनल कोड की 5-6 धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है गृह मंत्री अमित शाह पर।
ये दावा तो वो लोग हर जगह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत दावा है। आप देखिए, किसी तूफानी बच्चे को आप मॉनिटर बना दो तो क्लास में कुछ नहीं होगा, ये वही हाल है। आज ये कहना कि नहीं कांग्रेस के आने से दंगा भड़केगा, मुझे बताइए किसी भी देश के गृह मंत्री का किसी भी राज्य में जाके चुनावी मुद्दा इसको बनाना योग्य है? मुझे बताइए कोई भी पैमाने से। आज भाजपा जो लोग स्पीच लेते हैं, राहुल गांधी जी की एक स्पीच पे आज उनका सांसद पद रद्द कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री ने जो ये बयान दिया है वो बेजिम्मेदार है? क्या उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने FIR फाइल की है। आप चुनाव लड़िए, मुद्दों पे लड़िए। आपको मालूम है कि नफरत फैला के आपको चुनाव जीतना है और आप देश की शांति को भी आप उस मामले के लिए खराब कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी सत्ता भाजपा के सिवा कोई भी पार्टी की हो सकती है कि मजबूरी में भी देश की शांति को खराब करके भी, कर्नाटक की शांति को हिला के भी वो अपनी सत्ता बचाने की जो प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से विफल होंगे। अंजना जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भड़का रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए धाराएं 5 धाराएं लगाई गई हैं। जिसके नेता ने दावा किया, देखिए ये वो पार्टी है जिनके नेता ने दावा किया था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं और जहरीले सांप वाला बयान लेके आया हूं। गजब की मोहब्बत की दुकान है, इतना जहर बुझा बयान है, इतनी जहरीली जुबान है और मोहब्बत की दुकान है। इसीलिए हकीकत में आपके दिल की आरजू बार बार लबों पे आ ही जाती है और यह सच है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राज्यसभा में भी बोलते हुए बहुत बार सुना है। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तभी उन्होंने रावण वाला बयान दिया, उसके बाद ये दिया। अब या तो उसके बाद उन्हें कोई निर्देश मिलता है ऐसा बयान देने का, अथवा आपकी कुर्सी की फितरत ही ऐसी है। जैसे कहा जाता था विक्रमादित्य के सिंहासन पे जो बैठेगा वो न्याय ही करेगा, तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी कुछ ऐसी है जो बैठेगा वो जहरी उगलेगा, चाहे मौत का सौदागर हो और चाहे लेकर यहां वाला बयान हो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपने कहा कि कर्नाटक के अंदर अगर ईमानदारी से आपके पास बोलने के लिए कुछ होता, आप गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अरे बाकी तो छोड़िए, आपने तो अपने नेता को दंगे में नहीं बचाया। आपके अनुसूचित जाति के नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पे PFI वालों ने अटैक किया, आपकी सरकार थी, क्या हुआ? पीछे हट गए छोड़ के। जैसे ही एक विशेष समुदाय दिख जाता है फिर क्या SC, क्या ST, क्या OBC, छोड़ो सब। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी बोल तो रहे थे, अगर एक ही राज्य था कश्मीर, वहां SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं, खत्म। जहां पर माइनॉरिटी का वर्चस्व आ गया, जामिया मिलिया अलीगढ़, SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म। और यहां पे आप कहते हैं संख्या बताओ भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जात पात में तोड़ के रखो और संख्या। मैं पूछना चाहता हूं, तो ये मंडल ईश्वरप्पा साहब ने ठीक ही कहा ना सर, कांग्रेस ने 43 साल तक तो नहीं लागू होने दिया। आ रही हूं सैयद साहब, तो ईश्वरप्पा साहब ने ठीक कहा, बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग आते ही सबसे ज्यादा अगर हाईलाइट कर रहे हैं कुछ तो ये कि 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो बाकियों का। मैं इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं अंजना जी, हम बहुत पीड़ा के साथ कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग पढ़िए जाके, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं। मुस्लिम आरक्षण का विषय आया था, एक एक व्यक्ति ने डिस्कशन किया था। बाबा साहब अंबेडकर के बने संविधान में मुस्लिम आरक्षण खारिज किया गया था। सरदार पटेल ने क्या कटु शब्द बोले हैं मुस्लिम आरक्षण के लिए। यह कहा गया कि भाईचारा इससे रहेगा, उन्होंने कहा ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए। क्या मजाक उड़ाते हैं संविधान की आत्मा का, क्या मजाक उड़ाते हैं सरदार पटेल की भावनाओं का, क्या मजाक उड़ाते हैं बाबा साहब अंबेडकर का। और एक नहीं आधा दर्जन बार देश के सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, आंध्रा हाई कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट। मगर वो चाहिए, वो किस लिए चाहिए कि देश में आग लगानी है। और चलो आरक्षण तो अलग है, सिद्धारमैया की सरकार ने 1700 PFI के लोगों पर से मुकदमे विड्रॉ किए थे और अब तो PFI एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। SDPI के इनके प्रदेश के अध्यक्ष अब्दुल माजिद का बयान है कि हमारे ऊपर दबाव है कांग्रेस से कि कैंडिडेट विड्रॉ कर लो। इनके SDPI के जनरल सेक्रेटरी बोल चुके 2018 में हमारा तो इनके साथ अलायंस था। फिर दंगे का क्या माहौल? ये तो PFI वाले वही है ना। इन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग है। आपने आतंकवाद के आरोपियों से केसेस या दंगे के आरोपियों से केसेस विड्रॉ किए थे। जब आपकी सरकार आएगी तो उन्हें नहीं लगेगा सैया हुए कोतवाल अब डर का एका, तो वो सब होगा ही। जो भी कहा है गृह मंत्री जी ने और जो हमने कहा, एक और आपके स्टार प्रचारक कितने मजेदार हैं। एक लाइन पूरी कर लूं अंजना जी, स्टार प्रचारक इनका कौन है? एक लाइन पूरी कर लूं अगर अनुमति। हाँ बोलिए बोलिए। ये कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी हैं।
जो बाहुबली और दंगाइयों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ चुके हैं, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके शहाबुद्दीन तक, और उसके बाद ये कहते हैं ये साहब मोहब्बत की दुकान सजाएंगे और उसके बाद आप एक सुख और शांति की बात लाएंगे। इसलिए कर्नाटक की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है। पहले आप लोग कहते थे कि अगर विपक्ष जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, अब आप लोग कहते हैं कि अगर कोई और जीत गया तो दंगाग्रस्त राज्य हो जाएगा। वैसा ही कुछ है ना मामला? अंजना जी, मैंने तो इस बात का जवाब दिया ना। PA5 से केस हटाए थे कि नहीं? SDPI के अध्यक्ष अब्दुल माजिद नाम के साथ बोल रहा हूं, उसने बयान दिया कि नहीं? बोलिए ना। और इनका स्टार प्रचारक अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन छोड़िए, औरंगजेब की कब्र पे जाकर मजार पे फातिया पढ़ के उनको रहमतुल्लाह अल सलेह बोलने वाले लोग अगर कर्नाटक में आएंगे तो वो कौन कौन सा मंजर लाएंगे? मैंने 3 फैक्ट रोहन जी, इस पर सीधा जवाब दीजिए। हवा में आरोप लगा वो सीधा इमरान प्रतापगढ़ी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो वीडियो पूरे देश ने देखा है। हाँ, एक वीडियो भी देख लीजिए और एक फोटो भी देख लीजिए। इनके यूपी के मंत्री हैं नंद गोपाल करके, अतीक अहमद जी के साथ क्या प्यार कर रहे हैं, ये पूरे देश के सामने ये तस्वीर आनी चाहिए। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी जनरली एक अच्छे प्रवक्ता हैं, जनरली नेगेटिव बात नहीं करते। देखिए मजबूरी, देखिए आज वो इस राज्य के चुनाव के लिए चर्चा में आ रहे हैं जिसकी वहां 5 साल का इनका शासन रहा है, एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं है अंजना जी। और यही मैं देश की जनता को, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है, बताना चाहूंगा। ये मजबूरी देखिए भाजपा की कि 5 साल शासन करने के बाद भी एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जहां पे अपनी उपलब्धियों की बात जनता के पास कर पाए। एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि दिखा पाए कि जनता को जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए। एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि जहां पे जनता की सुखाकारी हो। यही भाजपा की हकीकत है। इन्होंने कहा आरक्षण की बात की। अंजना जी, मेरा सीधा सवाल है सुधांशु जी के, अगर थोड़ी भी शर्म है कि देश की जनता से और कर्नाटक की जनता से माफी मांगिए। जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दा क्यों आता है? आपने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जवाब भी फाइल नहीं किया। मैं चैलेंज के साथ सुधांशु जी कहूंगा, अगर आपकी नियत में खोट नहीं थी तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल नहीं किया? क्यों एफिडेविट नहीं की? क्यों कहा कि हमको ज्यादा समय चाहिए? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती और आप चाहते कि यहाँ पे लिंगायत के लिए 2% और एससी के लिए 2% बढ़े तो आप जवाब फाइल करते। आपकी नियत में खोट है। जैसे ही चुनाव आते हैं ये आपकी 40% कमीशन सरकार की जो यहाँ पे सिचुएशन है आप जान चुके हैं। 90% अंजना जी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। मैं यहाँ पे लेके बैठा हूं उनका मैनिफेस्टो भी। सुधांशु जी, हिम्मत है चर्चा करते हैं आपके मैनिफेस्टो पे 90% वादों पे। अगर आप जवाब देते हैं तो मैं से छोड़ दूंगा राजनीति, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए। सत्ता के रहे 5 साल, जवाब दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए और ये सब मुद्दे बात में लेके आइए। आपकी हिम्मत है तो एक बार इस पर उनका जवाब है। वैसे अंजना जी, ये थोड़ा हिम्मत सोच समझ के बोलना चाहिए रोहन गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मैनिफेस्टो कहा तो मुझे याद आ गया 2012 यूपी चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, इतना ही नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस में आरक्षण की बात कही। यूपीए 1 सरकार में इनके रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में मुस्लिम हेड काउंट होना चाहिए। यह चुनाव के समय नहीं कहा था। आंध्र प्रदेश के चुनाव में आपने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए। कर्नाटक और मैंने तो कहा क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के लिए श्रद्धा नहीं है? अब बताइए, संविधान निर्माताओं के लिए श्रद्धा नहीं है? अब सरदार पटेल के आप आता हूं कर्नाटक में कब आएंगे? दे रहा हूं भाई, अगर कर्नाटक में आपको लगता कि हमने इतना खराब काम किया है, मैं बता रहा हूं वादे आपके हैं। सांप नहीं बोलना पड़ता मेरे भाई। 90% वादे दिखा रहा हूं मैं आपको। जहरीली जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको चैलेंज के साथ कहूंगा 90% वादे पूरे नहीं किए। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मुझे पता है अनकंफर्टेबल फैक्ट आ रहे हैं रोहन जी। बिल्कुल समस्या आती है। मैं आपको फैक्ट के साथ नहीं। हमारे आने के बाद कर्नाटक में प्रतिपक्ष आए। हमारे आने के बाद जानते हैं कर्नाटक में क्या हुआ? पहले सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, बैंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट है। हमारे आने के बाद जानते क्या हुआ? चाइना से फैक्ट्री शिफ्ट होके आई। आईफोन 14 25% भारत में बने, कर्नाटक में। टुमकुर में युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी कर्नाटक में। सेमीकंडक्टर चिप्स बनने की अब सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी कर्नाटक में। आज सुनिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आया 2022 में सबसे ज्यादा कर्नाटक को मिला 38%, महाराष्ट्र से ज्यादा 26% से आगे। और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और आईटी में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 53% कर्नाटक में आया। आप बताइए आपने क्या किया अपने जमाने में? पूछना चाहता हूं। चलिए, मैंने तो ये एक पॉइंट गिनाया, बताइए आपके जमाने में जवाब। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे जेडीएस के पास भी जाना है। जल्दी से आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने जो कहा है वो, एक सेकंड रुक जाइए।
स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाया है वो उनकी बाइट आ गई है, अपने दर्शकों को सुनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार है और उनका ये कहना है कि शब्द भले ही खड़गे के, ये विश्व गांधी खानदान का है। सुनिए। तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहब्बत की दुकान खोलने वालों का जो एक तमाशा था देश के सामने, आज वो किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र अथवा अपमानजनक टिप्पणी की हो। नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करने के साथ साथ उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी का अपमान करना कांग्रेस की एक नीति और एक नीयत सी बन चुकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की आने वाले इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा संकेत है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें गांधी खानदान के करीब जाना है तो सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है सैयद असलम साहब? आपकी प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों के बीच बहस रह जाएगी। जेडीएस की क्या सोच है इस पर? क्योंकि इससे पहले एक चुनाव के पहले नीच कह दिया गया पीएम के लिए, जाहिर तौर पर उसका फायदा हुआ। फिर गुजरात में हमने देखा रावण जैसे शब्द, और जिसको कहते हैं कि जब भी ऐसा अपमान होता है तो उसको बीजेपी सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती है चुनाव में। माइक ऑन नहीं है आपका, म्यूट किया हुआ है क्या आपने? बोलिए बोलिए, म्यूट है। बेटा बोलिए बोलिए। अंजना जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में एक लहर चल रही है। राइट, ये एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर चल रही है, बीजेपी के खिलाफ चल रही है। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एंड 40% करप्शन चार्जेस, ये सारे एक। आपका ऑडियो चला गया सर, फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। चलिए सुधांशु जी, जो दो लाइनें उन्होंने कही उसी पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है और 40% सीएम, जो ये पेटीएम सीटीएम ये सब वहां पर पोस्टर्स चल रहे हैं, उसका असर दिखेगा। बासवराज मुंबई पर देखिए, इन्होंने कहा कर्नाटक में क्या लहर चल रही, तो मैं बताना चाहता हूं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे हाईवे पे गाड़ियां बहुत रफ्तार से चल रही हैं और 75 मिनट में दूरी कवर की जा रही है। मैसूर से लेके और चेन्नई तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की, दक्षिण भारत की, वह चल चुकी है। और बाकी मैंने बताया अब एरो सिटी में, एचएएल में तेजस बनने लगा है। तो बेंगलुरु में और कर्नाटक में क्या क्या चल रहा है वो पूरे देश की जनता ने देखा है। इसीलिए मैंने कहा डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र वहां पर बना है और वो एक नए सिरे से कर्नाटक उभरता नजर आ रहा है। यह बदलाव है। अब आता हूं उसके ऊपर, जो ये कमीशन की बात कहते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है। रिश्वत के लिए कमिटमेंट करना अपराध है और रिश्वत की बात छुपाना भी अपराध है। ये 40% कहने वाले किसी व्यक्ति ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका मतलब रिश्वत छुपा रहे हैं। और अब आरोप कौन लगा रहे हैं अंजना जी? जो 85% कमीशन की बात कहते थे। और यह 85% कमीशन की बात किसी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर का बयान नहीं था, यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। यानी 85% कमीशन कांग्रेस के जमाने में चला जाता था। आप याद करिएगा, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देखिएगा, अटल जी का भी बयान है कि जब उन्होंने पूछा, संसद में बात हुई तो राजीव गांधी जी ने कहा, साहब वो इसलिए जाता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए रुपया घिसता चला जाता है। उन्होंने मजाक में कहा था। यह हाथ की करामात ऐसी थी अंजना जी, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते 85% कमीशन हाथ में चला जाता था और 15% उनके हाथ में आता था। अब जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसके केंद्र कर्नाटक है, वो डीबीटी आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब 100 का 100 पैसा पहुंचता है। बस इस बात की इन लोगों के दिल में दर्द है कि अब से 1 से 1.5 करोड़ लोग, जो महिलाएं थी, जो अस्तित्व में नहीं थी,
उनके पास जाता था पैसा, वो गायब हो गए। 3-3.5 करोड़ राशन कार्ड जो फर्जी थे वो गायब हो गए। उस कारण से इनके दिलों में दर्द है। तो हकीकत में इनके पास ईमानदारी से बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ जहर उगलने के लिए जहरीली जुबान। ठीक है, उनका तो कनेक्शन फिर से कट गया है। रोहन जी, आप ही से सवाल है, अगर एंटी इनकम्बेंसी पर इतना भरोसा है, अपनी बातों पर, अपने एजेंडे पर इतना भरोसा है आपको कि आप डेवलपमेंट का एजेंडा दे रहे हैं वर्सेस मुंबई का एजेंडा, तो फिर आप लोगों को कास्ट का इतना सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? रोहन जी, सीधा पूछ रही हूं। जाके चुनावी भाषण में कास्ट सेंसस की बात करना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? कास्ट कार्ड है ये, सिंपल। बिल्कुल अंजना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार के कारण किसी को आत्महत्या करनी पड़ी और उसने कहा कि मुझसे 40% लिया जाता था। कर्नाटक में एक मंत्री के बेटे के पास से 8 करोड़ उसके घर पे पैसे बरामद होते हैं और आज तक एक भी एजेंसी वहां पे नहीं पहुंचती। कर्नाटक की जो अस्मिता है, नंदिनी करके यहाँ की ब्रांड है, उसके ऊपर से थोपा जाता है, ऑर्डर थोपा जाता है कि इस ब्रांड को किल करो। ये कर्नाटक में हो रहा है। मैं आपको बताऊं अंजना जी, यहाँ पे किसी को भी आप जाके पूछ लिए, जिस प्रकार से 5 साल में 40% कमीशन का जो इनका टैग लगा है, ये लोग नहीं उतार पाते और आज इसीलिए उनको येदुरप्पा जी को हटाना पड़ा। क्यों बदलने पड़े सीएम? उसका कारण है 40% कमीशन है। एक भी काम, और इनका प्राइस लिस्ट है 40% मिनिमम और 70% मैक्सिमम। मैं आपको स्कैंडल का लिस्ट गिना सकता हूं, ABCD 500 स्कैंडल का लिस्ट गिना सकता हूं। मजबूरी इनकी क्या हुई अंजना जी? जब उनको लगा कि चुनाव पास में आ रहे हैं, पहले ये लोग आरक्षण का मुद्दा लेके आए, कहा कि हम लोग जो 4% आरक्षण है हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसमें भी नियत में खोट, उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, 2 बार वहां पे जवाब फाइल नहीं किया। वो इशू इनके ऊपर बूमरैंग हुआ। इसलिए हमको जनता के सामने उनकी हकीकत लेके जाना जरूरी था कि ये 40% कमीशन सरकार है, 5 साल में इसने कुछ नहीं किया, 90% अपने वादे नहीं पूरे किए, अब आपके पास आरक्षण का मुद्दा लेके आ रही है। ये इस मुद्दे की हकीकत है और हमने जो हकीकत में जो होना चाहिए जनता के सामने पेश किया। अब इनके गृह मंत्री जी आ गए। मैं आपको कल तक कह रहा हूं कि 150 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आ रही थी। इनके 40% कमीशन सरकार ने इंश्योर कर दिया कि 40 से ज्यादा सीट भाजपा की नहीं आ रही। मरता क्या ना करता, अब आ गए गृह मंत्री जी। पूरे देश में आग लगी हुई है, पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, वहां पे बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और एक राज्य में आके ये कहते हैं कि यहाँ पे दंगा फैलेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मजबूरी है, उनको मालूम है कि कुछ भी प्रकार से अगर कमल को बचाना है, कमल यहाँ पे सिकुड़ चुका है 40% कमीशन के कारण, उस कमल में पानी डालना है तो वहां पे जहर डालना पड़ेगा। तो जहर क्या है? फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो, दंगे करो। क्यों करना पड़ रहा है आपको? सुधांशु जी, आप पूरे देश में चले गए, कांग्रेस पे चले गए, आप अपने मैनिफेस्टो पे बात कीजिए। 90% वादे पूरे नहीं किए, मैं आंकड़ों के साथ आपको देने को तैयार हूं। आपकी मजबूरी है कि आपको आरक्षण पे जाना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है आपको हिंदू मुसलमान पे जाना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है आपको दंगों पे जाना पड़ रहा है। कब तक आप काट की हांडी को बार बार चलाएंगे? यही 5 साल के पहले कर्नाटक में यही मुद्दे करके आपने सरकार बनाई और जनता को जब देने की बात आई आपने ठेंगा दिखा दिया। एक वक्त पर आपके साथी रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब हमला किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा लिख रहे हैं, कांग्रेस के काले कारनामों में लिप्त रहे लोगों को भगवान शंकर के नागराज से भय होना ही चाहिए। वो लिख रहे हैं, ऐसे लोग मोदी जी को जितना गाली देंगे, जनता जनार्दन को उन्हें उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैंने कहा अंजना जी, ये सारे लोग हैं, उनके सीएम देखो, उनके मंत्री देखो। आज स्मृति ईरानी का मंत्रालय, आप जानते हैं कि वहां पे हमारी बहनें जो वेट लिफ्टर है वहां पे बैठी हुई, एक शब्द भी कहा। ये असंवेदनशीलता कहां से आती है? और जैसा किसी राज्य में उनको मालूम चल गया, अब हमको बात सुन लेंगे, बोलो अपनी नौकरी बजेगी, काम तो हमको करना नहीं है। ये बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल गया, तो ये मजबूरी है। देखिए, चुनाव कर्नाटका का है अंजना जी, यहाँ पे जनता समझदार है, लोग जानते हैं कन्नडिगा अस्मिता पे इन्होंने जो वार किया है। अब जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, कर्नाटका में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ने कई गांवों पे अपना अधिकार जमाया, तब तो इनके मुंह में दही जम गया था। नंदिनी की बात आई तब इनके मुंह में दही जम गया था। सेंट्रल बजट की बात आती है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तो हर मुद्दे पे जनता के साथ धोखा दिया। यहाँ महादही करके स्कीम है, इन्होंने कहा था इनके जो येदुरप्पा जी है कि मैं खून से लिख के करूंगा कि मैं आऊंगा, एक टाइम बाउंड मैनर में महादही का पानी कर्नाटक में आएगा। ये मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। और देखिए अंजना जी, इन्होंने क्या किया है, देश की राजनीति देखिए, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, सेंट्रल का चुनाव हो, राज्योत्सव चुनाव हो, लोकल बॉडी चुनाव हो, मुद्दा सिर्फ एक, कब तक चलेगा? आपके सारे जो चुनाव है, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, आप उन पे बात कीजिए ना। मैं चैलेंज के साथ अगेन वापस कहता हूं, सुधांशु जी अगर हिम्मत है तो मैनिफेस्टो के मुद्दे पे बात करते हैं, आज की क्या हकीकत है उस पर चर्चा करिए। मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। मैंने तो अपने 10 काम गिना दिए, आप भी गिना दीजिएगा आपके जमाने में क्या हुआ था। अरे आप अपनी सरकार, मैंने तो अपने 10 से ज्यादा 1 दर्जन काम गिना दिए थे। अब आपका टर्न आए तो आप गिना दीजिएगा। कांग्रेस के सामने समस्या क्या है?
अरे भाई, मैं अभी आपके में से जवाब देता हूं। आपने नंदिनी ब्रांड की बात कही। नंदिनी उस स्थिति में कैसे पहुंचा? येदियुरप्पा जी की सरकार थी पहली, देश की पहली सरकार जिसने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू किया था 2008 की बात से। और उसके बाद जो कर्नाटक में किसानों का विकास हुआ। मगर मैं पूछना चाहता हूं, केरल की सरकार ने नंदिनी को बैन किया। हमारा कोई सांसद नहीं है वहां। आपके निवर्तमान सांसद, आपके परम आदरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय राहुल गांधी जी ने विरोध किया क्या? बोलिए, नंदिनी के लिए कुछ बोला केरल में कि नहीं? आप शांति, मुंह में दही जम गया। आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, रोहन जी, आपके बीच में वो नहीं बोलते हैं, प्लीज भाई टर्न पे बोलिए। अरे अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है सर, अपना टर्न पे बोलिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर इनके हिसाब से इनको लगता है कि इन्होंने कभी अच्छा काम किया है और हमारे काम कमजोर हैं, तो ये जहरीला सांप, जहरीला बयान, जहरीली जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। और अंजना जी, अभी हेमंत विश्व शर्मा जी ने जो बोला है ना कि उनको शंकर जी के नागराज से डरना चाहिए, तो मुझे याद आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार पूछा गया था कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है? तो उन्होंने कहा था, रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और फिर देश की जनता की सेवा में लग जाता हूं। और वो बाबा भोलेनाथ की नगरी से सांसद हैं, तो जो आप मोदी जी के लिए जहर दे रहे हैं, हम उसे भी स्वीकार करते हैं। बाबा भोलेनाथ से प्रेरणा लेकर कंठ में धारण करते हैं। तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं। सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। और शूल भरे कंटक पट पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। हम सारे विश्व को धारण करके और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। आपको जो जहर उगलना है, आप उगलते रहेंगे। 12 दिन बचे हैं। 12 दिन बाद कर्नाटक की जनता तय करेगी कि किसकी बात में दम। 10 काम बता दीजिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहस होगी कर्नाटक में, वोटिंग तक बहुत बहस होगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री पर किए गए हमले, जिसमें एक के बाद एक उन पर निजी रूप से आरोप लगाए जाते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल, उसको अक्सर बीजेपी अपने फायदे के लिए मोड़कर इस्तेमाल कर ही लेती है।